हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? आइए जानते हैं आज की यूपी की 25 अति महत्वपूर्ण खबरों को सिर्फ 10 मिनट में, जो सीधे आपके काम की और आपके जानने लायक होने वाली है। तो चलिए बिना देर किए खबरों की इस जबरदस्त बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो जरूर करें और साथ में इस वीडियो को किस जिले, किस ब्लॉक से देख रहे हैं ये बताना ना भूले। निश्चित रूप से आपके द्वारा दिए गए टेक्स्ट को बिना किसी बदलाव के यहाँ पुनः प्रस्तुत किया गया है। चलिए दोस्तों, पहला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश और नेपाल के बीच रिश्तों को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है, जहां नेपाल के वरिष्ठ नेता हरिचरण शाह ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में विकास और कानून व्यवस्था में जो सुधार हुआ है उससे दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत हुए हैं। ये दौरा ऐसे समय में हुआ है जब भारत और नेपाल के बीच व्यापार, संस्कृति और पर्यटन को बढ़ाने पर लगातार काम चल रहा है। हरिचरण शाह ने खास तौर पर अयोध्या और धार्मिक पर्यटन के विकास की तारीफ की, जिससे नेपाल के श्रद्धालुओं को भी फायदा मिल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि सीमा क्षेत्रों में कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होने से दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क बढ़ा है। कुल मिलाकर यह बयान भारत नेपाल संबंधों को नई मजबूती देने का संकेत माना जा रहा है। और वहीं उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने निपुण शिक्षक सारथी मॉडल लागू किया है, जिसकी चर्चा अब तेजी से हो रही है। इस पहल के तहत शिक्षकों को टेक्नोलॉजी के जरिए प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि बच्चों को बेहतर और आसान तरीके से पढ़ाया जा सके। सरकार का लक्ष्य है कि कक्षा 3 तक के सभी बच्चे बुनियादी पढ़ाई और गणित में दक्ष बन सके। इससे पहले प्रदेश में बुनियादी शिक्षा को लेकर कई चुनौतियां सामने आ रही थी, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में सीखने का स्तर कमजोर था। अब इस मॉडल के जरिए डिजिटल टूल्स, मॉनिटरिंग सिस्टम और नियमित ट्रेनिंग से शिक्षण गुणवत्ता में सुधार लाने की कोशिश की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि इससे आने वाले समय में शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। चलिए अगला अपडेट देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के पुलिस सुधार और सुरक्षा मॉडल को देश के सामने एक उदाहरण बताया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस सिस्टम में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। गोरखनाथ मंदिर और आसपास के क्षेत्रों में विकसित की गई सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर व्यवस्था को इसका मॉडल माना जा रहा है। बीते कुछ वर्षों में अपराध नियंत्रण, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और पुलिस की जवाबदेही बढ़ाने पर लगातार काम हुआ है। सरकार ने सीसीटीवी नेटवर्क, स्मार्ट कंट्रोल रूम और बेहतर ट्रेनिंग जैसी सुविधाओं को भी बढ़ावा दिया है। इसका असर यह है कि प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लोगों का भरोसा पहले से ज्यादा मजबूत हुआ है। चलिए अगली खबर आ रही है। देखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर किसानों के लिए एक अहम अपडेट सामने आया है, जिसमें किसान आईडी को अनिवार्य करने की बात कही गई है। अगर किसानों ने समय पर अपनी किसान आईडी अपडेट नहीं कराई तो उन्हें एमएसपी और सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने में दिक्कत हो सकती है। सरकार का उद्देश्य है कि सभी किसानों का डेटा डिजिटल रूप से सत्यापित हो सके और योजनाओं का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे। पहले कई मामलों में फर्जी लाभार्थियों की शिकायतें सामने आई थी, जिसके बाद ये कदम उठाया गया है। अब किसानों को अपनी भूमि और पहचान से जुड़ी जानकारी को ऑनलाइन अपडेट करना जरूरी होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, लेकिन जागरूकता की कमी से कुछ किसानों को परेशानी भी हो सकती है। और एक और बड़ा अपडेट, उत्तर प्रदेश में ड्रग इंस्पेक्टर भर्ती को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है, जहां हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के नियमों को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि इस पद के लिए केवल केंद्र सरकार द्वारा तय किए गए मानकों के अनुसार ही भर्ती होगी। यह मामला उस समय उठा जब राज्य सरकार ने अपने स्तर पर अलग पात्रता नियम लागू कर दिए थे। इसके खिलाफ कई अभ्यर्थियों ने अदालत में याचिका दायर की थी, जिसके बाद यह फैसला आया है। अब भर्ती प्रक्रिया को नए सिरे से केंद्र के नियमों के अनुसार लागू करना होगा। इस फैसले से उन उम्मीदवारों को राहत मिली है जो पहले निर्धारित मानकों के कारण बाहर हो रहे थे। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश में सर्वोदय स्कूलों में एडमिशन को लेकर इस बार जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है, जहां करीब 68,000 छात्रों ने आवेदन किया है, जबकि सीटें सिर्फ 10,000 ही हैं। इससे साफ है कि सरकारी शिक्षा प्रणाली पर लोगों का भरोसा तेजी से बढ़ रहा है और प्रतियोगिता काफी कड़ी हो गई है। सर्वोदय स्कूलों को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी टीचर्स और क्वालिटी एजुकेशन के लिए जाना जाता है, जिससे हर साल आवेदन बढ़ते जा रहे हैं। इस बार भी छात्रों और अभिभावकों ने बड़े स्तर पर इन स्कूलों को प्राथमिकता दी है, जिससे चयन प्रक्रिया और ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो गई है। शिक्षा विभाग अब मेरिट और नियमों के अनुसार पारदर्शी चयन प्रक्रिया सुनिश्चित करने की तैयारी में जुट गया है। और वहीं उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री युवा योजना युवाओं के लिए एक नया अवसर लेकर आई है, जिसमें क्रेडिट काउंसलर बनने की ट्रेनिंग दी जा रही है। इस योजना के तहत युवाओं को वित्तीय सलाहकार के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा, जिससे वे रोजगार के नए रास्ते खोल सकेंगे। राज्य सरकार का उद्देश्य युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना और रोजगार के क्षेत्र में उनकी भागीदारी बढ़ाना है। इस योजना के माध्यम से बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में भी स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार का मानना है कि इससे युवाओं को स्थायी रोजगार के साथ साथ आर्थिक रूप से सशक्त बनने का मौका मिलेगा। चलिए अगला अपडेट देखिए। नोएडा में मजदूरों के प्रदर्शन की एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है, जिसे प्रशासन ने समय रहते नाकाम कर दिया।
बताया जा रहा है कि कुछ असामाजिक तत्वों ने मजदूरों को भड़काकर माहौल खराब करने की कोशिश की थी। सरकार और प्रशासन ने तुरंत एक्शन लेते हुए स्थिति को नियंत्रण में कर लिया और किसी भी बड़ी घटना को होने से रोक दिया। नोएडा जैसे औद्योगिक क्षेत्र में पहले भी श्रमिक मुद्दों को लेकर तनाव की स्थिति बनती रही है, जिसे प्रशासन सतर्कता से संभालता आया है। इस पूरे मामले में जांच एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। चलिए अगली खबर आ रही है। देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में फर्जी धर्मांतरण मामलों में बढ़ती एफआईआर को लेकर गंभीर चिंता जताई है। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि आखिर ऐसे मामलों में जवाबदेही कैसे तय की जा रही है और गलत केस दर्ज करने वालों पर क्या कार्रवाई हो रही है। पिछले कुछ समय से प्रदेश में धर्मांतरण से जुड़े कई मामले सामने आए हैं, जिनमें से कई पर सवाल उठते रहे हैं। कोर्ट ने साफ संकेत दिए हैं कि कानून का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए और निर्दोष लोगों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। अब सरकार को इस मुद्दे पर विस्तृत जवाब देना होगा, जिससे पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित किया जा सके। और एक और बड़ा अपडेट, पश्चिम बंगाल के बाराबनी में चुनावी रैली के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीएमसी सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राज्य में अपराध और अराजकता बढ़ रही है, जिससे आम जनता परेशान है। चुनावी माहौल में इस तरह के बयान राजनीतिक माहौल को और गर्म कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में पहले भी कानून व्यवस्था को लेकर कई बार विपक्ष और सत्तारूढ़ दल के बीच टकराव देखने को मिला है। इस रैली के बाद राजनीतिक बहस और तेज होने की संभावना जताई जा रही है, जिससे चुनावी रणनीतियों में भी बदलाव आ सकता है। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। देश में महिला आरक्षण को लेकर नई जानकारी सामने आया है, जहां केंद्र सरकार राज्यवार सीटों के निर्धारण और परिसीमन की प्रक्रिया को लेकर चर्चा कर रही है। बताया जा रहा है कि महिला आरक्षण लागू होने से पहले परिसीमन यानी सीटों का नया बंटवारा किया जाएगा, जिसके बाद ही आरक्षित सीटें तय होंगी। ये प्रक्रिया इसलिए जरूरी मानी जा रही है क्योंकि जनसंख्या के आधार पर सीटों का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में इसका असर सबसे ज्यादा देखने को मिल सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रक्रिया में समय लग सकता है, जिससे महिला आरक्षण लागू होने में देरी भी संभव है। हालांकि सरकार का दावा है कि यह कदम महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को मजबूत करेगा। और वहीं समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री के महिला आरक्षण पर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया दी है, जिससे राजनीति में हलचल तेज हो गई है। उन्होंने कहा कि सरकार को सिर्फ घोषणा नहीं बल्कि इसे लागू करने की स्पष्ट समय सीमा भी बतानी चाहिए। अखिलेश यादव का आरोप है कि सरकार इस मुद्दे को चुनावी फायदा लेने के लिए इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। यह मुद्दा पहले भी संसद और राजनीतिक मंचों पर कई बार उठ चुका है। अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या ठोस कदम उठाती है और विपक्ष को कैसे जवाब देती है। चलिए अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिससे सियासी माहौल गर्म हो गया है। उन्होंने कहा कि बंगाल में माफिया और अपराधियों का बोलबाला है और वहां कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ी हुई है। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि ऐसे तत्वों को सख्ती से सड़कों पर झाड़ू लगाने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए। ये बयान ऐसे समय आया है जब दोनों राज्यों के बीच राजनीतिक बयानबाजी लगातार बढ़ रही है। पहले भी कई बार उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल चुके हैं। इस बयान के बाद बंगाल की राजनीति में नई बहस शुरू हो गई है। और एक और बड़ा अपडेट, उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने कर्मचारियों के परिवारों के लिए बड़ी राहत देने का फैसला लिया है, जिससे हजारों परिवारों को मदद मिलेगी। अब सेवा के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिवार को 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह निर्णय कर्मचारियों की सुरक्षा और उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। परिवहन विभाग में लंबे समय से ऐसी सहायता की मांग की जा रही थी। इस योजना से कर्मचारियों में भरोसा बढ़ेगा और उनके परिवारों को कठिन समय में सहारा मिलेगा। सरकार का कहना है कि आगे भी कर्मचारियों के हित में ऐसे कदम उठाए जाएंगे। राइट, तो चलिए आगे बढ़े, एक और अपडेट देखें। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के एक सरकारी कॉलेज से चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां करोड़ों की सैलरी के दावों के बावजूद सिर्फ 19 छात्रों को ही नौकरी मिल पाई है। रिपोर्ट के अनुसार कॉलेज ने 2 करोड़ रुपए तक के पैकेज का दावा किया था, लेकिन वास्तविकता इससे काफी अलग निकली। इस खुलासे के बाद शिक्षा व्यवस्था और प्लेसमेंट प्रक्रिया पर सवाल उठने लगे हैं। छात्रों और अभिभावकों में भी इस खबर के बाद नाराजगी देखने को मिल रही है। पहले भी कई संस्थानों पर फर्जी प्लेसमेंट आंकड़े दिखाने के आरोप लगते रहे हैं। अब इस मामले की जांच की मांग तेज हो गई है और पारदर्शिता पर जोर दिया जा रहा है। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन डेलिकेसी योजना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है, जहां योगी सरकार के इस लोकल टू ग्लोबल प्लान को बैंकों का समर्थन मिल रहा है। इस योजना के तहत हर जिले की खास खाने पीने की चीज को पहचान देकर उसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। सरकार पहले से ही वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना चला रही है, जिसमें स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया गया था। अब उसी तर्ज पर डेलिकेसी यानी खास व्यंजन को भी पहचान दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। बैंकों की भागीदारी से छोटे कारोबारियों को आसान लोन और आर्थिक सहायता मिलने की उम्मीद है। इससे न सिर्फ रोजगार बढ़ेगा बल्कि प्रदेश की पारंपरिक पहचान भी मजबूत होगी। और वहीं प्रयागराज में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक पति पर कड़ी कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया है, जिसने फर्जी तरीके से याचिका दाखिल की थी।
कोर्ट ने पाया कि पति ने अपनी पत्नी को लेकर गलत जानकारी देकर हैबियस कॉर्पस याचिका दायर की थी। जांच में ये स्पष्ट हुआ कि पत्नी अपनी मर्जी से रह रही थी और उसे जबरन कहीं रखा नहीं गया था। ऐसे मामलों में अदालत का समय बर्बाद होने को गंभीरता से लिया गया है। इससे पहले भी कोर्ट कई बार फर्जी याचिकाओं पर सख्त टिप्पणी कर चुका है। अदालत ने चेतावनी दी है कि न्याय प्रणाली का दुरुपयोग करने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। चलिए अगला अपडेट देखिए। दिल्ली सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिला है, जिससे निवेशकों की नजरें बाजार पर टिकी हुई हैं। ताजा आंकड़ों के अनुसार चांदी की कीमत में तेजी आई है, जबकि सोने की कीमत में हल्की गिरावट दर्ज की गई है। वैश्विक बाजार के रुझान और डॉलर की स्थिति का असर इन कीमतों पर पड़ता है। पिछले कुछ दिनों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी अस्थिरता देखी जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में कीमतों में और बदलाव संभव है। निवेशकों को सलाह दी जा रही है कि वे बाजार की स्थिति को समझकर ही निर्णय लें। और एक और बड़ा अपडेट, दुनिया में पहली बार ऐसा दावा किया गया है कि एक रोबोट ने युद्ध में जीत हासिल की है, जिसे लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा तेज हो गई है। रूस ने दावा किया है कि उसने यूक्रेन के खिलाफ एक लड़ाई में रोबोटिक तकनीक का इस्तेमाल कर सफलता पाई है। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन तकनीकी युद्ध को लेकर नई बहस छिड़ गई है। आधुनिक युद्ध में पहले से ही ड्रोन और ऑटोमेटेड सिस्टम का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। ये घटना भविष्य के युद्ध के स्वरूप को बदलने का संकेत मानी जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित हथियारों का इस्तेमाल और बढ़ सकता है। राइट, तो चलिए आगे बढ़े, एक और अपडेट देखें। दोस्तों, भीषण गर्मी को देखते हुए गर्मी की छुट्टियों को समय से पहले घोषित करने का फैसला लिया गया है, जिससे छात्रों और अभिभावकों को राहत मिली है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि 20 अप्रैल से ही स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश शुरू कर दिया जाएगा। इस साल तापमान सामान्य से काफी ज्यादा दर्ज किया जा रहा है, जिससे हीट वेव की स्थिति बन गई है। पिछले कुछ दिनों से कई राज्यों में लू चल रही है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि दोपहर के समय बाहर निकलने से बचें और सावधानी बरतें।